नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात महिला आरक्षण पर छिड़े सियासी रण की। कल लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में मोदी सरकार 131वां संशोधन बिल पारित नहीं करा पाई। बिल के पक्ष में 298, वहीं विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि बिल पास होने के लिए 2/3 यानी कि 352 वोटों की जरूरत थी। लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ तो फिर बीजेपी ने विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से लेकर पटना तक और लखनऊ से लेकर मुंबई तक बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। आज दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप मढ़ा गया। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार छीनकर कांग्रेस जश्न मना रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 2 टूक कहा, हमने महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन का विरोध किया, क्योंकि परिसीमन के जरिए सत्ता में बने रहने की सजा थी और यह साजिश होती। हालांकि अब सवाल यह भी कि महिला आरक्षण पर मचे घमासान से किसे फायदा और किसे नुकसान है, कौन महिलाओं का अधिकार छीन रहा है, कौन देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। राहुल गांधी का पुतला फूंककर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का झंडा जलाकर विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी कर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विरोध के सुर बुलंद कर दिए। शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के खिलाफ बीजेपी की महिला नेताओं ने मोर्चा तब खोला जब महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। विपक्ष ने एकजुट होकर बिल के विरोध में वोट किया। बिल पर कुल 528 सांसदों ने वोट डाला। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट। सरकार को मैजिक नंबर यानी 528 का 2/3 352 वोट चाहिए थे, लेकिन बिल मैजिक नंबर से पीछे रह गया। 131वां संविधान संशोधन बिल 54 वोटों से गिर गया। लोकसभा में बिल गिरने के बाद सियासी लड़ाई संसद से सड़क तक आ गई। देश की राजधानी दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की महिला नेता हाथों में तख्तियां लेकर काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करती दिखी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध जताया। इसके अलावा कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले संसद परिसर में भी बीजेपी की महिला सांसदों ने तख्तियां लहराकर विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में प्रदर्शन कर बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर महिला होने का आरोप मढ़ दिया। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी और परसीमन इनको इस आधार पर करना था
जिसमें इन्हें जाति को के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने दो टूक जवाब दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने साफ किया कि उन्होंने महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन का विरोध किया। लेकिन इसी बीच सियासी तपिश तब और बढ़ी जब बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्हें वांटेड करार दिया। पोस्टर में लिखा नारी सशक्तिकरण पर दोहरी राजनीति। पोस्टर के जरिए आरोप लगाया गया कि राहुल महिला अधिकारों के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। कि कांग्रेस की मत मारी गई है और वो हमेशा से महिला आरक्षण बिल के खिलाफ था। वो नहीं चाहते हैं आधी आबादी को उसका अधिकार मिले और जो भी उनको कन्फ्यूजन था किसी भी तरह की बातें बहुत स्पष्टता के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ उनको जवाब दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को धर्म और भाषा के नाम पर तोड़ने वाले हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। वार पलटवार जारी है, लेकिन सवाल है कि इस घमासान से किसे नफा और किसे नुकसान होगा। कौन आधी आबादी का हक छीन रहा है, कौन महिलाओं को गुमराह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूनम सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, सुभाषिनी यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस से आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, मधु मंचरी जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले पूनम सिंह जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। मैम, बीजेपी की ओर से इस बिल के फेल होने के बाद से सीधे सीधे अपोजिशन को टारगेट पर रखा जा रहा है। एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पूरी तरीके से गलती आप अपोजिशन की ठहरा रहे। अपोजिशन तो कह रहा है पुराना बिल लाते, हम पास करने के लिए पूरी तरह समर्थित थे, हम बिल के विरोध में नहीं, हम परिसीमन के खिलाफ थे। देखिए सुरभि जी, ये तो विपक्ष का जब भी इस तरह का घटना होती है वो वही रोना रोता है। आप देख लीजिए कि यह बिल सिर्फ एक बिल नहीं, आधी आबादी को उनका हक देने का संकल्प था, जिसको दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहेंगे कि विपक्ष ने बार बार इसे रोकने की कोशिश की है। हमेशा से जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए 33% हम बात करते हैं आरक्षण देने की, ऐतिहासिक कदम को उठाया गया। माननीय 30 साल से बात करें तो 30 साल से इस बिल को कहीं ना कहीं कूड़े की दान में फेंका गया था। लेकिन बात करें अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और इस बिल को लाने का काम किया और कहे कि विपक्ष भी इसकी सहभागिता बने, अपना समर्थन दे और आधी आबादी की समर्थन की बात करते हैं, तो सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति से आधी आबादी को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या महिलाएं राजनीति के लिए बनी हुई है क्या? जब महिलाओं के कोई सम्मान की बात है तो आप उसमें राजनीति डालने का काम करेंगे? क्या आप नहीं चाहते सदन में भी महिलाएं, हमारी 33% तो हम मांग कर रहे हैं ना भाई, 33% की आरक्षण आप कम से कम इसको तो स्वीकार करते हैं। आप देख लीजिए कि बिहार में जब लेकिन पूनम जी 2023 में तो ये पास हो गया था, 2023 में तो इसका विरोध किसी ने नहीं किया। अगर 2026 में इसका विरोध किया गया है तो इसके पीछे भी तो तर्क दिया जा रहा है अपोजिशन की ओर से। देखिए तर्क क्या है, वो लोग कहते हैं कि परिसीमन और ये ओबीसी की बात करते हैं, जातीय जनगणना की ये बात कर रहे हैं, तो इसी चीज के लिए यदि हम प्रक्रिया में जाते हैं तो हमको लगता है कि 8 से 10 साल इस प्रक्रिया में लग जाएगा। इसलिए हुआ कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि 2029 में आधी आबादी को जो सम्मान मिलना है उसको मिल सके। 33% आरक्षण मिलेगा तो हमारी आधी आबादी भी उस हक की दावेदारी करेगी जिसमें हम साथ में बैठकर पुरुषों के साथ साथ बैठकर के सदन से लेकर जिस तरह से लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें या राज्यसभा में उसको अधिकार मिला जाए। इस चीज को विपक्ष समझती नहीं है। ये आधी आबादी का विरोध कर रही है, ना कि ये परिसीमन की बात करते हैं। ये तो सब शुरू से का रवैया रहा है।
कोई भी आप बिल लाइए ना, जब जब बिल लाया जाता है एनडीए की सरकार में, तब ये विरोध ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुभाषिनी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि आखिर समस्या क्या है। सुभाषिनी जी, महिला आरक्षण की बात हो रही थी, 33% कोटा दिए जाने की बात हो रही थी संसद में। क्या वाकई कांग्रेस ये नहीं चाहती कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े संसद के भीतर? देखिए, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है ये परिसीमन के, महिलाओं की आड़ में जो परिसीमन के साथ खिलवाड़ है और लोकतांत्रिक जो ढांचा है हमारा, उसको चोट पहुंचाने की साजिश है, ये उसका विरोध है। महिला आरक्षण का समर्थन तो हमने 2023 में कर दिया था, और उससे पहले 2008 में भी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण लेकर आई थी, और बाद में भी जब ये महिला आरक्षण बिल 2013 में आया तब भी कांग्रेस पार्टी ही थी और सोनिया गांधी जी चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले। लेकिन जब ये 2023 में सभी दोनों सदनों में पास हो गया था, तो कारण समझ में नहीं आता है कि इसको 2024 में क्यों नहीं लागू किया। चलिए, आपने 2024 में नहीं लागू किया, आपने झूठ बोला, जो ये बीजेपी झूठों की सरकार है, कि ये 2029 या 33 जो भी है, मतलब इनकी डेट बदलती रहती है, तब लागू करेंगे। तो आपने अचानक इसको 2026 में लाने का काम क्यों किया? अगर साइंटिफिकली आप लॉजिक देखिए, डेमोक्रेसी में और किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में पहले आपके पास आंकड़े होने चाहिए। आप देश में कहते हो आधी आबादी है, मैं कहती हूँ आधी से भी ज्यादा आबादी है। 33% क्यों, आप 50% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आपके पास आंकड़े तो होने चाहिए कि आपकी देश की जनसंख्या कितनी है। कास्ट सेंसस आपको कराना नहीं है। आप 2011 के आंकड़े लेकर ये महिला आरक्षण का बिगुल फूंक रहे थे। 2011 में कांग्रेस ने ही कास्ट सेंसस की थी, तो आप आंकड़े बाहर निकाल दीजिए ना, सबको पता चल जाएगा। और इसके अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, जो जनगणना है उसके साथ साथ सभी जातियों की गिनती हो। तो इनको क्या है, इनने क्यों जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ने का काम किया? तो ये तो साफ तौर पे दिखता है ना कि ये जनता के साथ फरेब कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और अचानक आप उठते हैं, कहते हैं महिला आरक्षण लागू कर देंगे। पहले जनगणना कीजिए, फिर परिसीमन कीजिए, फिर आरक्षण लागू कीजिए। कानून भी तो यही कहता है ना। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने, मैं एक बात और अपनी ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। बीजेपी ने कितना महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे ये बता दे। अब ये कह देंगे हमने राष्ट्रपति बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, उससे क्या होता है? क्या राष्ट्रपति जी ये जानती है कि उनके जिस समाज से वो आती है, आदिवासी समाज से, उनकी महिलाओं का हक छीना जा रहा है? क्या वो इस पक्ष में होंगी? ठीक है। अब मैं एक बार रुक कर लेती हूँ मधु जी, मैं आपसे इस सिचुएशन थोड़ा समझना चाहूंगी कि आरजेडी की बात जब भी आती है तो हमने ये देखा है कि 2010 के समय में भी ऐसी कुछ घटनाक्रम सामने आया था। आपकी पार्टी और एक समाजवादी पार्टी महिला बिल को लेकर के पता नहीं क्यों उनको कोटा ढूंढने की जरूरत हो जाती है। पहले महिलाओं को आरक्षण तो मिल जाए मैम, लेकिन ब्लॉक करने का काम आप सबसे पहले कर देते हैं। 2010 में बिल की कॉपी फाड़ करके ये सिद्ध कर दिया था। अब ये बार बार जो बिल फेल हो रहा है, क्या आरजेडी महिलाओं के लिए वाकई आरक्षण नहीं चाहती है? क्या वो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े, उन्हें संसद में वो कोटा मिल जाए? सुरभि जी, आरजेडी हमेशा पक्ष में है सभी का सम्मान के लिए, सभी जाति सभी वर्ग के बराबर सम्मान मिले, अति पिछड़ा के साथ ओबीसी महिलाओं को भी सम्मान मिले, मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान मिले, सभी के लिए। जो ये बिल है, बिल के हम खिलाफ नहीं है, सबने बोला। तो ये दो बिल एक साथ क्यों? अगर सच में महिलाओं के आप हितैषी होते तो दो बिल लाने की क्या जरूरत थी? दो बिल को एक साथ पास करने की क्या बात है? दो बिल लाते हैं, डिलिमिटेशन और महिला बिल को। तो हम लोग डिलिमिटेशन के खिलाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दक्षिण जो है, दक्षिण भारत, हमारे देश का जो दक्षिण है वो ज्यादा पढ़ा लिखा समृद्ध है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। वहीं पे आप देखेंगे कि हमारे उत्तर में ज्यादा पॉपुलेशन है। ज्यादा अगर पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे तो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा पूरे देश में, जो है आपको उत्तर जो है डोमिनेट करेगा। उसको लेकर के और जो जनगणना है, जनगणना को लेकर के हम लोग बात करते हैं। डिलिमिटेशन की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले जातीय जनगणना की, जो हमारी बहन ने बोला कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना से पता तो चले कितनी महिलाएं। और आरक्षण में आरक्षण हम लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि ओबीसी महिला, पिछड़ी महिला, अति पिछड़ा महिला, जो भी है महिला, अगर पुरुष वर्ग में
अगर हट जाती तो महिला में भी हट जाती है, तो किसी एक समाज के लिए क्यों? और जिस तरह से अभी हमारी बहन बीजेपी के जो बोल रहे हैं कि लोग किसी भी बिल पे हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनको याद होगा कि यूजीसी पे कैसे विपक्ष ने सपोर्ट किया था, लेकिन आप ही के लोग पक्ष में नहीं खड़े थे। अगर ये जो बिल है अभी, जो महिला बिल और डिलिमिटेशन का बिल है, इतना ही सही होता तो आप देखेंगे कि 8 के करीब इनके पार्टी के लोग भी इनका विरोध किए हैं, नहीं वोटिंग किए हैं। तो जो इस तरह की जो बात बोल रहे हैं, बड़गलाने की बात है, महिला आरक्षण के आड़ में आप जिस तरह से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं संविधान के साथ, उसके हम लोग खिलाफ है। आप सिर्फ एक बिल लाइए, महिला आरक्षण का बिल लाइए, हम लोग सब लोग साथ हैं। आप देखेंगे सुरभि जी, पिछला लोकसभा चुनाव में यहाँ पे बिहार के अंदर में बीजेपी एक भी महिला को टिकट नहीं दी थी, एक भी महिला 40 में से बीजेपी अपने कोटे से एक भी महिला को टिकट नहीं देती। तो ये महिला की जो बात करते हैं, कभी भी ये आवाज नहीं बोलते, नहीं इनकी आवाज, इनकी महिलाओं को कभी भी मणिपुर पे आवाज नहीं उठती है। उड़ीसा में किस तरह से ट्राइबल के लोग को जलाया जा रहा है और किस तरह से गर्भवती महिला को मारा गया, तो उस समय जो है इन लोग बीजेपी के महिलाएं कभी भी उठ करके आगे नहीं आती हैं। और आज बात कर रही है जो क्या बोलते हैं इसको, बिल के आड़ में जो डिलिमिटेशन का जो, उसके हम लोग खिलाफ है। एक बिल लाइए, सारा विपक्ष आपके साथ रहेगा, सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सिर्फ महिला बिल लाइए, बाकी उसके आड़ में कोई और खेला मत खेलिए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अब एक रिएक्शन में डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी का भी ले लूं। आप सामाजिक कार्यकर्ता है मैम, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया। हमने देखा कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के बार बार अब तक 7 प्रयास कुल किए जा चुके हैं इस बिल को पास करवाने को लेकर, और ये 7 प्रयास अब तक विफल रहे हैं। आखिर ये डेमोक्रेसी की बात जो लोग करते हैं, यानी मैं तमाम नेताओं की बात कर रही हूँ, ये किस हिपोक्रेसी पर काम कर रहे हैं कि महिलाओं को तो भागीदारी की बात करेंगे, आधी आबादी को बढ़ावा देने की बात करेंगे, लेकिन जब इस तरीके का कोई बिल आएगा तो उसे कैसे रोका जा सके, या किस तरीके से इसमें कुछ और ऐड ऑन करके कि हम दोबारा से अरे इसको हम अच्छी तरीके से लेकर के आएंगे, इस पर जोर दिया जा सके, ये कब तक चलेगा? आप तो ड्रैग करने का काम कर रहे हैं। सुरभि जी, आपने बहुत सही बात की कि कुल मिला के लोगों की कोई मंशा है भी आरक्षण देने की या नहीं देने की। हर बात में परिसीमन का उल्लेख किया जाता है, तो चूंकि परिसीमन बहुत सारे लोग समझते नहीं है, तो मैं पहले तो परिसीमन पे बात करूंगी, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगी। तो संविधान के 82 और 87 170th आर्टिकल में लिखा गया है कि हर 10वें दशक के बाद परिसीमन होना चाहिए। अब चूंकि 2002 के सेंसस तक परिसीमन हुआ, उसके बाद 2011 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ वहां पे परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन के तहत उस पर रोक लगा दी गई। रोक इसलिए लगाई गई थी क्योंकि जैसे हमारी एक महिला पैनलिस्ट कह रही थी कि दक्षिण और उत्तर का जो जनसंख्या है डिफरेंट है, तो उनको प्रॉपर सीट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। तो यही बात वो कह रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसी बात को सपोर्ट करने के लिए जो हमारा नया आरक्षण बिल लाया गया है, संशोधन बिल है एक्चुअली, इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है महिला आरक्षण विधेयक, दूसरी चीज है परिसीमन, और तीसरी है यूनियन टेरिटरी विधेयक। अब क्योंकि हमें महिला आरक्षण 2029 तक लागू करना है, लेकिन अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अब जनगणना 2026 में होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, मतलब ये बिल लागू हो पाएगा 2034 तक। अगेन लगभग 10 साल का डिले हो जाएगा। तो अगर हम 2011 के सेंसस में करते हैं तो ये 2029 तक लागू हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिण और उत्तर की पॉपुलेशन, मतलब दक्षिण ने जो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम किया है, उनको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो जनसंख्या 2011 से अब तक इंक्रीज हुई है उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि पुरानी जनसंख्या के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का दिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई जाति नहीं होगी। मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखकर 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन किए जाने की बात आई है। अब बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल, लगभग 30 साल लग गए संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण बिल लाने के लिए। 30 साल पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत और नगर पालिका स्तर पर
महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। और आज आप संसद में देखेंगे तो लगभग 14.9% विमेन्स है सिर्फ, और वो भी कौन सी विमेन्स है आपको पता है, मतलब कोई भी ग्राउंड से वुमेन नहीं आती है, लगभग 1-2 होंगी, बट ग्राउंड से वुमेन बहुत कम आती है। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा स्ट्रगल है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। अब इस तरीके से अगर उनके लिए बार बार ये बैरियर क्रिएट किए जाएंगे तो ऑब्वियसली विमेन को बुरा लगेगा कि विमेन प्रगति के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं करना चाहती है। ठीक है, आपकी ओर से जिस तरीके की बातें कही गई अभी डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, मैं अब एक बार फिर से मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी, पूनम जी से पूछना चाहूंगी कि मैम वाकई देखिए जिस हिपोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं और ये बार बार यही पूछा जा रहा है कि अगर 2023 में कोई समस्या नहीं थी, आप लोगों को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला था और अब वही समर्थन यहाँ चूक गया, तो मैम इस ओर भी तो ध्यान दीजिए कि जब उस वक्त आकर अपोजिशन इसी बिल के लिए आपके समर्थन में थी, आज वो अपोजिशन आपके खिलाफ क्यों गई? आप कह रहे कि बीजेपी का ये विरोध करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी का विरोध इन्होंने तब क्यों नहीं किया? तब भी तो 2023 में भी तो आपकी सरकार थी और उस वक्त ये पक्ष में वोट पड़ा था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? प्रियंका गांधी बार बार खुल करके कह चुकी है, अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि भाई आपत्ति हमें महिला आरक्षण बिल से नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल लेकर के आइए, लेकिन आप परिसीमन को बीच में कहां लेकर के आ गए? और लाना था तो 2023 में इस बात की चर्चा कर लेते। 2011 के हिसाब से आप परिसीमन क्यों करवाने की बात कहते जब 2026 में ये चल रहा है? मैम ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, ऑडियो तो ठीक है। जी जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी मैम। देखिए सुबीर जी, जो हमारे अभी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि परिसीमन की जो बात कर रही हैं उसमें 8 से 9 महीने लग जाएंगे, बखूबी आप ही समझ गई हैं और हमारी सारी बहनें भी समझी हैं कि ये इस बिल को इतनी जल्दी क्यों लाया गया, क्योंकि 30 साल से इसको पेंडिंग में डाला गया था। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने साहस कदम उठा करके इसको बिल को लाने का काम किया है और विपक्ष से अनुरोध भी किया गया था कि इस बिल को आप लोग यहाँ पास भी कीजिए, समर्थन भी कीजिए। और रही बात 2023 में, तो ये सारी चीजें भी उस समय उठती जो विपक्ष अभी ये सवाल उठा रहे हैं, उस समय में ये चीजें ये लोग उंगली उठाने का काम करते। लेकिन जो प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार तो सिर्फ वहाँ बिल पास करा रही है, बाकी प्रक्रिया तो कानूनी स्तर पर होती है। कोई ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि ये बिल पास करा दिया बस अभी से लागू कर दिया जाए, उसमें भी सारी चीजें प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाओं के बाद सारी चीजें निर्णय लिया जा सकता है। तो इसमें इन लोग को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग जब बात आती है कर रहे हमारे आरजेडी की प्रवक्ता की हम लोग विरोधी नहीं करते हैं, ये शुरू से अभी कुछ समय पहले संविधान की बात कर रही थी। बिहार में जब चुनाव था तो ये लोग कहते थे कि संविधान खत्म का हो जाएगा, ये यदि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, जनगणना क्यों हो रहा है? तो ये तो इनका रवैया रहा है। अब बिहार में जब चुनाव से जनगणना हो रही थी तो कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों जनगणना हो रही है, चुनाव के बाद भी हो सकते थे, तो इतनी जल्दी क्यों? तो ये लोग शुरू से ही कोई भी अच्छा चीज लाया जाता है तो शुरू से सब विरोधी भाषा ये लोग का रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और आधी आबादी आपको आपत्ति थी ओबीसी और जातियों की, तो आप पूरे बिल को निरस्त करने की क्यों सोच रही है? आप अपनी मांग को रखते हैं, उस मांग में प्रक्रियाएं होती है, वो भी उस विषय को रखा जाता है, उसमें भी सुधार किया जा सकता था, लेकिन पूरे बिल को ही पास नहीं होने देना, इसका मतलब तो ये साफ संदेश देता है कि आप आधी आबादी को सम्मान देने की बात करते हैं, वो गलत है। सिर्फ आपके लिए आधी आबादी वोट बैंक की राजनीति है, न कि महिलाओं को सम्मान देने का। जब आपको वोट चुनाव आएंगे तो आप कहिएगा कि माई बहन योजना, माई बहन योजना क्या है भाई? अपने घर में परिवारों को माई बहन से बचे तो किसी योजनाओं को अपनाने को कीजिएगा। आप अपने घर में अपनी माँ बहन को तो सम्मान दे नहीं सकते, कम से कम इस आधी आबादी को सम्मान देने की जो बात जो कह रहे हैं टीवी चैनल पर, इसको तो स्वीकार कीजिए कि नहीं हम इसके साथ खड़े हैं। आपको आपत्ति जातीय जनगणना पे कह रही हैं, आप जाति में बांटना चाह रहे हैं, तो आप बताइए कि यदि अभी जातीय जनगणना शुरू हो गई तो ये बिल कब लागू होगा? ये हमारी आरजेडी के प्रवक्ता और हमारी कांग्रेस की बहन ही बता दे कि कब, क्या 29 में आधी आबादी को सम्मान देना गलत है क्या? आपने कहा कि 11 में जो परिसीमन हुआ था उसके आधार पर क्यों? तो आप बताइए कि 14 आप उस समय आपकी सरकार थी, उसको लागू कर दी होती, किसने रोका था? किसी ने रोका नहीं था, उसको तो आप लोग लागू नहीं किए। और जब एनडीए की सरकार आई तो ये परिसीमन की बात करी तो परिसीमन भी होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन 29 में आधी आबादी को उनका हक मिल जाए, आपको आपत्ति क्यों है? परिसीमन आप कराते रहिए, 11 के अनुसार जो संख्या है उसके बल पे परिसीमन होने दीजिए, चुनाव हो जाता है, परिसीमन आगे आप कराते रहिएगा।
तो फिर ये में क्यों आपत्ति है? आप ही बता रहे हैं, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई बहन जो मैम, लेकिन सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि जब 2023 के भीतर आप लोग ये बिल लेकर के आए थे और उस दौरान हर किसी ने ये देखा कि उस बिल को पूरी तरीके से लोकसभा में 454 वोट से पास किया गया, राज्यसभा में भी आसानी से पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन तक कर दिया, कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ एक शर्त की वजह से। वो शर्त रखी गई, रिजर्वेशन विल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट डीलिमिटेशन। अगर जब डीलिमिटेशन का हवाला पहले से इसमें दिया गया था तो 2023 से 2026 तक का भी इंतजार क्यों करना पड़ गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। और 2026 में आप कहते 2029 तक उसको लेकर के जाएंगे, 2023 से 2029 तक तो खींचने का काम आपने किया, 30 साल की बात तो आप छोड़ दीजिए। वही चीज तो हम कर रहे हैं कि वो सदन में बिल पास होता है, ना कि कानून हम लोग बना करके पेश करते हैं। ये संस्था है जो अपने प्रक्रिया के अनुसार इसको लागू करती है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिल पास करा सकती है ना कि नियम कानून का अपने हाथ में। बीजेपी ने एक नोटिफिकेशन निकाला देर रात को नोटिफिकेशन वोटिंग के एक दिन पहले निकालने के साथ में उसमें मेंशन किया गया कि 2026 के सेंसस के आधार पर हम डिलिमिटेशन लागू करते हुए और उसके बाद इस बिल को पास कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप मौखिक तौर पर बोलते हैं संसद के भीतर तो कहते हैं कि 2011 का सेंसस लागू करेंगे। तो मैम, ये तो दो चीजें आप ही की पार्टी की ओर से क्रिएट की जा रही है ना, ये कंफ्यूजन कौन ला रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पष्ट है कि कोई कंफ्यूजन नहीं लाया गया है। 2011 के अनुसार ही इसको संशोधन ला करके इसको हम लोग पारित करने का नोटिफिकेशन 2026 का जारी क्यों किया गया? 2026 का जारी कहाँ किया गया है? कहाँ हम तो देखा नहीं कहाँ जारी देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, शायद वो नोटिफिकेशन आपने नहीं देखा। सुभाषिनी यादव जी, क्या वो नोटिफिकेशन आपने देखा था? देखिए, मैं फिर से अपनी बात कहूंगी कि नोटिफिकेशन चाहिए कितने भी कर लें। आप अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो हमारी सांत्वना श्रीकांत जी थी, डॉक्टर साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। गीता मुखर्जी की कमेटी के बारे में मैं सोचती हूँ कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर पता होगा। उन्होंने यहाँ पर इस कमेटी ने इस महिला रिजर्वेशन बिल पर अच्छे से रिसर्च की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आप निकाल लीजिए। उस कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि महिला रिजर्वेशन बिल अधूरा है क्योंकि इसके अंदर ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और न्यायपूर्ण नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। उसमें बीजेपी के भी लोग थे, तमाम पार्टियों के लोग थे। पहली बात। दूसरी बात जो आपने अभी कही कि नोटिफिकेशन, अरे इन्होंने तो 2023 में बिल पास करवा लिया था ना। और 2013 में और 2008 में जब कांग्रेस पार्टी ये बिल लेकर आई थी, विपक्ष में कौन था? बीजेपी थी ना। इन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया? क्यों इन्होंने पास नहीं होने दिया बिल? क्यों वो उन्होंने लागू नहीं होने दिया? और तीसरी बात, अब आप मेरे से यहाँ पर पूछ रही हैं, मैं एक बात यहाँ पे डॉक्टर साहिबा श्रीकांत जी ने बोला था कि 8-9 महीने परिसीमन में रखते हैं। बिल्कुल सही आपने आंकड़ा दिया, पर मैं आपके पक्ष में ये बात कह रही हूँ कि जो सरकार 1 महीने में SIR करा सकती है तो वो क्या परिसीमन नहीं करा सकती है? ये तो इन लोगों को नियत ही नहीं थी कराने की, क्योंकि हम यहाँ 3 पैनलिस्ट इस चीज को समझ रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है आप एक महिला होकर भी पत्रकार है, आप भी ये बात जानती है कि जिसकी नियत हो करने की उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल इनकी नियत ही नहीं थी। और ये बार बार बीजेपी की प्रवक्ता पूनम सिंह जी कह रही है कि 2011 में करा दिए होते, 2011 में करा दिए होते। अरे 2011 में क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है? आप आरक्षण खाने जा रहे हैं। आप SC ST महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो उनकी आबादी के अनुपात में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास आंकड़े अच्छे नहीं है। अब 2011 में जो बीमारी थी उसका इलाज आप आज 2026 में खोजिएगा तो कैसे काम चलेगा? ताजा आंकड़े लेकर आइए, पहले आप जनगणना कराइए। कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपकी सरकार के पास इतना तंत्र है, यहाँ गुजरात में आप 50-50 लाख रुपए लेकर हमारे कैंडिडेट्स को हटाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप जनगणना नहीं करा सकते हैं? आपके पास सब कुछ है। आप महिलाओं को आगे रख के बस विपक्ष को घेरना चाहते थे और इसके आगे इनकी कोई योजना नहीं थी। और मैं सोचती हूँ ये बिल पास ही नहीं होना था। जब नंबर्स ही इनके पास नहीं थे तो ऐसे बिल को और ऐसे ख्याली पुलाव को क्यों इन्होंने पेश किया, मुझे समझ में ही नहीं आता। लेकिन सुभाषिनी जी, यही पूनम सिंह जी भी तो पूछना चाह रही कि अगर 2029 तक भी लागू हो जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी का भी यही कहना था कि अगर 2029 तक भी लागू होता है तो फिर समस्या क्या है? परिसीमन के आधार पर जो हमारी समस्या ये है कि आप जनगणना कीजिए और परिसीमन कीजिए। तो 2012 के हम भी यही है, आप भी यही है। हाँ, और हो सकता है, और मैं आपको बता दूं एक और बात, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह रही हूँ, ये बिल राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और तभी पास होगा। और लिख
के ले लीजिए अभी स्टेटमेंट मेरी, जातिगत जनगणना भी तभी होगी और ये बिल भी तभी पास होगा, क्योंकि इन्हें ना जनगणना करानी है ना इन्हें ये कोई भी बिल पास कर रहे हैं। मैम आपने इतनी बड़ी बात कही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कब बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? 2029। और अगर ऐसा ही चलता रहा, आप और अगर ऐसा ही चलता रहा और मिड टर्म इलेक्शन हो गए तो बिल्कुल जो अभी पहला इलेक्शन होगा उसमें राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैम ये तो आप कह रही हैं, खैर जनता क्या डिसाइड करती है अब ये तो 2029 जनता भी कह रही है, मैं जनता के बीच में हूँ, मैं प्रभारी हूँ, गुजरात की हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेट से हूँ, जनता कह रही है। ठीक है मैम, इस पर मैं अभी कुछ जाना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं ये सीधे सीधे देख पा रही हूँ कि जो अपनी सीटें कई राज्यों में अभी संभाल नहीं पाई कांग्रेस, और आप ये कह रही हैं कि हमारी कांग्रेस से अभी आप एक वो चेहरा तय नहीं कर पाते, मैम चेहरा तय नहीं कर पाते, और उसके बाद आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब ये बिल हम पास करवाएंगे, तो तब तक मतलब ये तो क्लियर हो चुका है। मैम एक सेकंड, ये तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि जानबूझकर आप लोग इस तरीके के बिल को समर्थन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सुरभि जी उनकी नीयत की बात कर रही हूँ। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का उत्थान किया है, महिलाओं को अवसर दिया है। हाँ। और मैं इस नीयत के चलते कह रही हूँ कि जिसकी नीयत होती है करने की वो ये काम करता है। जी। और मैं आपको बताऊं 2024 में भी संभव हो सकता था कि एनडीए हट सकती थी। आप एक महिला है, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे इसी वजह से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि फिर इस बिल से आपत्ति क्या है? 2023 में जब समर्थन कर दिया, अभी आप कह रही है राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो लागू कर देंगे, 2029 में वो चुनाव जीत के आएंगे तो वो लागू कर देंगे। आप एक बात बताइए, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या आप लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे? हमने इस बिल को पास किया है 2023 में, पूरा समर्थन दिया है। ये बिल महिला आरक्षण का था ही नहीं, ये बिल महिलाओं को आरक्षण देने का पास करवा देते मैडम, 2026 में भी पास करा देते। जब तक प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते 2029 में तो बन जाते, और तब तक कम से कम महिलाओं को मैंने अपनी पार्टी सुनिए, मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है और अपनी पार्टी का नेतृत्व जो करते हैं उनका पक्ष रखा है। मैंने ये नहीं कहा है ऐसा निश्चित ही है। मैं एक बात कह रही हूँ कि जो काम करना होगा, आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रहे हो? आप मुझे बता दीजिए ना, आप जनगणना क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नहीं करनी है, बीजेपी को नहीं करनी है। मैं आपको अभी भी लिखकर दे रही हूँ, इनको सिर्फ ख्याल आते हैं लॉकडाउन लगा दीजिए, नोटबंदी लगा दीजिए, यूजीसी का विरोध कर दीजिए, महिलाओं का बिल ले आइए, किसानों के खिलाफ कानून ले आइए। ये सिर्फ एक एजेंडे पर चलते हैं। बीजेपी सड़कों पर है इस वक्त आप लोगों के खिलाफ, तमाम विपक्ष के खिलाफ। क्या बीजेपी इस वक्त तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ है, खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि सत्ता दल इस बार विरोध में खड़ा है और अपने विपक्ष के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो चलो लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं इसका स्वागत करती हूँ, पर इसमें विरोधी और जो विपक्ष की ताकत भी दिखती है कि विपक्ष सच्चाई के साथ खड़ा है और महिला आरक्षण होकर रहेगा। महिला आरक्षण के पक्ष में हम हैं, लेकिन आप पहले परिसीमन कीजिए और सही तरीके से कीजिए और महिलाओं के लिए बिल लाइए। 2 बिल लाने की जरूरत नहीं थी, एक ही बिल लाते। मधु जी ने बिल्कुल सही बोला, अगर आपको महिलाओं का उत्थान करना था, महिला शक्ति अधिनियम जितने भी नाम आप बड़े बड़े रखते रहते हो, तो उसके अंदर आपको पहले महिलाओं के लिए लाना चाहिए था। ठीक है, पूनम जी जवाब देना चाहेंगी या फिर मैं अगले मेहमान की ओर रुख करूं? क्या पूनम जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप कोई जवाब देना चाहेंगी या मैं अगले मेहमान का रुख कर लूं? बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें चैनल पर बैठ के कर रही हैं, संविधान की बात कर रही हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यूजीसी का विरोध करती है। ये बता दें कि 3 तलाक आया तो इसका विरोध इन्होंने कहा, कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो भी उसका सबूत इन्होंने मांगा, 370 हटाने की बात आई तो इन लोगों ने विरोध करने का काम किया। तो जब हमारी सरकार ने अच्छे काम करने का काम किया तब इन्होंने विरोध करने का काम किया है। ये कह रहे हैं कि 2029 में शायद इनके राहुल ये सपना देख रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जनता के जनादेश से बिहार की सरकार और एनडीए की सरकार और देश में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हुए, वोट चोरी से आपके कहने से आप जीते तो ठीक है, वरना बहुमत वोट चोरी से आप जीते हैं तो आपकी सरकार बनती है, तो उसमें वोट चोरी नहीं होती है। वोट चोरी से आप जनता का ये अनुमान नहीं कह सकते, वोट चोरी से आप जहाँ जीतते हैं वहाँ बोलिएगा कि ईवीएम ठीक है, वोट चोरी नहीं हुआ, और जहाँ आप हारिएगा तो कहिएगा कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब हुआ। अनेक प्रकार की आप रोना रोते हैं, लेकिन केरल और असम में देख लीजिए, आप देख ना लीजिए, अभी केरल असम की भी बात देख लीजिएगा और बंगाल की भी देख लीजिएगा, चिंता मत कीजिए, वो सब सामने आने वाले हैं। क्योंकि बंगाल में तो आपका
रथ रोक दिया है। ये साजिश ही बंगाल के लिए हुई थी, बिल्कुल ही नहीं। ये साजिश आप क्या बंगाल के लिए हुई थी। ये रथ आपका रुक चुका है बंगाल में, इसलिए विपक्ष एकजुट था। ये साजिश ही बंगाल के चुनाव के लिए हुई थी। लेकिन एनडीए की सरकार अपनी सहमति और अपनी बहुमत के काबिल पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है और सरकार भी बनाती है। शायद आप भ्रम में मत आइए, आप रोना रोते रहिए, संविधान खतरे में है और ये सब रोना आप भी रो सकते हैं, लेकिन हम रोना नहीं रोते। संविधान हमारे साथ है, संविधान खतरे में नहीं है। आप लोग संविधान का अपमान करते हो, आप लोग संविधान के नाम पर रोना और इस तरीके का काम करते हो। हम रोते नहीं, हम संविधान के पक्ष में खड़े हैं। इमरजेंसी लगाकर संविधान रोकने का काम किसने किया था, ये आप मत हमें बताइए। संविधान का अपमान आपके हम लोगों ने नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से इमरजेंसी रातों रात लगा दी गई और किस तरह से निर्दोष लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया गया है। ये बिहार ही नहीं, पूरी देश की जनता ने देखा है। इसलिए इस तरह की बातें अफवाह चैनल पर बैठ के मत फैलाइए। संविधान का विरोध तो आप लोग ही करते हैं। ठीक है पूनम जी और सुभाषिनी जी, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। अब एक बार मैं आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजारी जी का भी रुख कर लूं। और मधु मंजारी जी, एक सवाल ये भी आता है आरजेडी को लेकर के कि आरजेडी कोटा विद इन कोटा की मांग कर रही है, लेकिन मैम एक आप बात तो बताइए कि जब हम ये देखते हैं कि संविधान में ओबीसी को पार्लियामेंट में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, बिना ओबीसी रिजर्वेशन अमेंडमेंट के सब कोटा संभव कैसे होगा? सुरभि जी, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने एक ऐसा चेक काट के दिया कि उसमें डेट ही डालना भूल गया। ये जो है महिला बिल कब लागू होगा, ये 29 में लागू होगा या 34 में लागू होगा, बीजेपी भूल गई। हम देखिए, हम बार बार बोलते हैं यही कि हम बिल के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा के उस मानसिकता के खिलाफ है जो दलित पिछड़ा महिलाओं को जो सांसद में के दहलीज से रोकना चाहती है, उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि SC ST OBC का अल्पसंख्यक महिलाओं को भी यहाँ पे हिस्सा तय हो, सबको, किसी के साथ ये बेईमानी ना हो। ये बिल सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि किसी खास एक समुदाय की महिलाओं को वहां पे एक स्मार्ट महिला जाए तो चप्पल पहनने वाली भी महिला जाए, सूट बूट पहनने वाली महिला जाए तो साड़ी पहनने वाली भी महिला जाए, शहर की महिला जाए तो गांव की महिला भी जाए। हर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और एक बात बताइए सुरभि जी, मैं पूछती हूँ कि अगर मेरे पास, एक मैं बात बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास 4 ही रोटी है और उसमें 2 महिला है, तो उस 4 में से 2 रोटी क्या हम महिला को नहीं दे सकते हैं? क्या जरूरत है कि हमारे पास 7 रोटी हो जाएगा तब उसमें से 3 हम महिला को देंगे, 4 हम अपने पास रखेंगे? ये जो सोच, एक मिनट सुन बोलिएगा, आप जब बोली थी तो मैंने बीच में नहीं बोला। अगर जितना आज लोकसभा में जितनी सीटें हैं, विधानसभा में जितनी सीटें हैं, उसी के अंदर क्यों नहीं आरक्षण दे दिया जाए? और पिछली बार ही आरक्षण क्यों नहीं दे दिया गया? अगर आपका सचमुच में मानसिकता होती कि आपको महिलाओं को आरक्षण देना है तो जरूरी नहीं है कि आप अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की मांग की थी। मैम सुन लीजिए एक बात, दे सकते थे। मैम एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे अगला सवाल पूछ रही हूँ। मधु जी, अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की बात कही थी और SC ST OBC के लिए आप मांग कर रहे हैं। अगर OBC समुदाय के लिए आप लोग इतना ज्यादा सोच रखते हैं तो आरजेडी ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी सारी की सारी सीटें OBC वाले को ही दे दे? जैसा अमित शाह भी कह रहे थे अखिलेश यादव से कि वो अपनी पार्टी की तमाम सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी पार्टी में जुड़े हुए जो भी अब तक पुरुष कैंडिडेट्स है, क्या वो अपनी सीट छोड़ देंगे उन महिलाओं के लिए? जो 33% की भागीदारी तय करने की बात आप कह रहे हैं, क्या आसानी से छोड़ देंगे 543 सीट्स में से अगर निकाल दिया जाए? सुरभि जी आप किस तरह की बात कर रही हैं? एक बात बताइए, मैंने क्या बोला? जितना हमारे पास है अगर उसी में अगर संविधान में हो जाए, उसी में हम लोग कर देंगे, बिल पास हो जाएगा तो महिला आरक्षण 33% हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा? नगर निकाय में क्या नहीं हुआ? नगर निकाय में हो रहा है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का, जो भी मतलब SC हो गया, ST हो गया, सबका अलग अलग। मैं कह तो रही हूँ, आप ये दावा कीजिए ना, आप रिटर्न में दे दीजिए ना कि 543 सीट्स में से जितना भी अगर आरजेडी होल्ड करती है सीट, तो आरजेडी क्या अपने तमाम सीटों पर उसमें से 33% का हिस्सा महिलाओं को काट करके दे देगी? क्या वो पुरुष जो कैंडिडेट्स है वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है? क्या आरजेडी इसके लिए स्टैंड लेती है? बीजेपी बिहार लोकसभा में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया था। क्या बात करती है सुरभि जी? आप देख लीजिए, आप
बीजेपी बिहार जो है, मैं पूरे देश की मैं बात नहीं कर, मैं बिहार की हूँ। मैं तो आरजेडी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप तो महिला हितैषी है, आप तो महिलाओं के लिए सोच रही है, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ ना मैम, पहले इसका तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ लूंगी। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी? यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके एक बार जरा बताइएगा, क्या अगर आप किसी भी पुरुष कैंडिडेट को ये कह दे कि आप अपनी सीट मेरे लिए छोड़ दीजिए, क्या छोड़ने को वो तैयार हो जाएंगे? 543 सीट्स पर ऑलरेडी जब लोग काबिज है। नहीं, ये तो बचकानी सवाल हो गए सुरभि जी। कोई बोलेगा अगर आपको आही जगह 33% देना ही है, देना ही होगा, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। कौन सी छोड़ देगा अपनी? मैं आरजेडी से पूछ रही हूँ तो आपके पास जवाब नहीं है। लोग लड़ रहे हैं क्या, किस तरह के डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रही है मैम? मैं वजह बताना चाहती हूँ कि परिसीमन क्यों जरूरी है, और दूसरा संविधान जो संशोधन बिल लाया गया वो क्यों लाया गया। तो जो मैं बात कर रही थी कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में साफ साफ ये लिखा है कि परिसीमन 2026 के बाद ही परिसीमन किया जाएगा, और उसके बाद ही जो अलॉटेड सीट है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। पहली बात ये। अब चूंकि हमें महिला आरक्षण बिल लागू करना है, और जैसे एक मतलब थोड़ा सा मैं दोबारा उस पीछे वाली बात पे जाना चाहूंगी कि जो अभी सीटें हैं उसी में क्यों महिला आरक्षण नहीं दे देते। तो अभी जो सीटें हैं वो कैसी है, कहीं पे 10 लाख वोटर पर एक विधायक है, तो कहीं पर 25 लाख वोटर्स पर एक विधायक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए ये संशोधन बिल लाया गया कि अगर 2029 में 33% महिला आरक्षण बिल लागू करना है। आप तो बोल रही है अगर 4 लाख पे अगर पुरुष जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं लड़ सकते? ये कोई दलील नहीं हो गई। मैंने ये कहा नहीं। 4 लाख हो या 4,000 हो या 40,000 हो, अगर